नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर। कोरोना को लेकर योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी को लेकर आज यूपी सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सुनो उन्होंने क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड के संदर्भ में बैठक ली। सर्वप्रथम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तेज किए जाने का निर्देश उन्होंने दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर की जाएगी तो समय रहते हम जो भी लक्षण या गैर लक्षण युक्त व्यक्ति हैं जो संक्रमित हैं उनको हम ट्रेस करके उनको इलाज भी दे सकते हैं और इससे प्रसार भी जो है कोविड का नियंत्रित किया जा सकता है। पूरे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए डोर टू डोर सर्वेलेंस पर भी आज उन्होंने बल दिया है और कहा है कि जो भी कंटेनमेंट जोन हैं उनमें सभी लोगों को आज जो है यथासंभव टेस्ट किया जाए। कंटेनमेंट जोन का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जो है वहाँ आइसोलेशन में रखते हुए वहाँ पर नियमित संवाद बनाकर स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी लेते हुए उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या में भी वृद्धि उन्होंने आदेश दिया है। आपके संज्ञान में है कि कल लखनऊ कानपुर के अस्पताल जो हैं हाई एंड अस्पताल हैं उनको मजबूत करने का उन्होंने बैठक ली थी। लखनऊ में जो है काफ़ी हद तक उस पर फ़र्क पड़ेगा और अगर कोविड अस्पताल में जो बेड्स हैं उनको दुगना किया जाएगा तो निश्चित ही अगले 15 दिन में इसका प्रभाव भी पड़ेगा और बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार भी समय से होगा। कानपुर नगर का भी उन्होंने रिव्यू कल किया था, तो आज उन्होंने निर्देश दिया है कि कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी में जो है बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। लखनऊ के कैंसर संस्थान को भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि लगभग 54 बेड का वहाँ पर जो है कैंसर अस्पताल बनाया जाए, कैंसर अस्पताल में कोविड अस्पताल बनाया जाए। स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक जनपद में L2 कोविड चिकित्सालयों की बेड्स की संख्या का बढ़ाने का भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कृषि संबंधी अन्य सामग्री सुचारू रूप से व्यवस्था का भी निर्देश दिया है। गत दिवस कतिपय जिलों में विद्युत की उपभोक्ताओं की जो है विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, एक गलत कमांड चला गया था, तो ऊर्जा मंत्री जी का अनुरोध आया है और उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए STF से जांच कराने के लिए इस मामले को 3 दिन में आदेश दिया है। STF को ये आदेश भी पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ से के दृष्टिगत सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराई जाए, इसका भी निर्देश दिया है। बाढ़ से यदि फसल का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करते हुए तुरंत जो है मुआवजा भी देने का निर्देश उन्होंने दिया है। कल जो है जो पूरी व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो रोडवेज़ की बसेस चली हैं उनमें कुल मिलाकर कल की जो बसेस चली हैं वो है 6,769 और इनमें 9,21,807 लोग कल चले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो 107/16 की कार्रवाई हुई है पूरे प्रदेश में 66,163 चालान जो है 107/16 के अंतर्गत किए गए हैं। धारा 111 के अंतर्गत 65,447 नोटिस निर्गत की गई हैं और 35,330 वादों में 1,24,811 लोग पाबंद किए गए हैं। शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना देखते हुए 209 पाबंद व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ साथ 266 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है। शस्त्र अनुज्ञा में 1506 शस्त्र लाइसेंस के निलंबित करते हुए 435 शस्त्रों के लाइसेंस जो है निरस्त भी कर दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में जो है इस पूरी कार्रवाई के अंतर्गत 2452 गैंग चार्ट अनुमोदित किए गए हैं और जिनमें से 2452 गैंग चार्ट अनुमोदन के लिए पुलिस से जिला मजिस्ट्रेटों के पास प्राप्त हुए हैं और उसमें से 2363 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों ने अनुमोदित कर दिया है।
अब तक गैंगस्टर एक्ट में 73 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति धारा 14 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में कुर्क की गई है और 151 गैंगस्टर वाद सरकार के पक्ष में निर्णीत किए गए हैं। अपराधों के अंतर्गत कुल 79 अपराधों के अंतर्गत 56 अपराधों में रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ जो है कार्रवाई रासुका के अंतर्गत भी सख्ती से की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,603 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,709 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या इस समय बढ़कर के 88,786 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 2,280 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 87,214 सैंपल्स की जांच की गई और जो पहले के बैकलॉग थे थोड़े सैंपल्स का पोर्टल पर अपलोड किया गया। इस प्रकार अब तक प्रदेश में 35,01,127 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,990 पूल लगाए गए और इनमें 435 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई। 10-10 सैंपल के 179 पूल लगाए गए और इनमें 29 में पॉजिटिविटी देखी गई। प्रदेश में जो 49,709 एक्टिव केस हैं उनमें से अब 22,408 होम आइसोलेशन में हैं। आप जानते हैं कि जो लोग संक्रमित होते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त होते हैं, उनमें से अधिकांश लोग लक्षण विहीन होते हैं और लक्षण विहीन लोगों के लिए होम आइसोलेशन का भी एक विकल्प है। वे अपने घर पर रह कर के ही, अगर उनके घर पर 2 शौचालय है वो अलग से रह सकते हैं, बाकी के घर वालों से उनका बिल्कुल अलग कमरा हो, तो उन्हें घर पर ही रह कर के स्वास्थ्य लाभ करने की अनुमति दी जाती है। और अब तक होम आइसोलेशन में 43,101 लोग जा चुके हैं जो घर पर रह कर के ही संक्रमित होने के पश्चात उन्होंने वहीं स्वास्थ्य लाभ का विकल्प चुना है। और इनमें से 20,398 स्वस्थ भी हो चुके। इनमें से 20,398 स्वस्थ हो चुके और अब इस समय 22,408 लोग होम आइसोलेशन में इस समय हैं, वर्तमान में हैं। कुछ लोग डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया में हैं। तो तात्पर्य है कहने का कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण से वो अगर ग्रस्त भी होता है और लक्षण विहीन है तो वो अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज विधानसभा के पुरुषोत्तम टंडन हाल में जयप्रकाश निषाद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन भरा और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। चुनाव का आज नामांकन है। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के निधन से जो सीट खाली हुई थी राज्यसभा की, आज उसका नामांकन है। माननीय जयप्रकाश निषाद जी को इसके लिए पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। आज वो पर्चा दाखिल करेंगे। जी
हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बिजनौर के NH 74 पर चल रहे निर्माण कार्य पर विराम लग गया है, जहां कंपनी के जरिए भुगतान न होने से नाराज ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है। और दरअसल ठेकेदारों का कहना है कि कंपनी ने 1 साल से उनका भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते कंपनी पर उनका 57 करोड़ का बकाया है। और ठेकेदारों का यह भी आरोप है कि कंपनी ने उनका भुगतान किए बिना दूसरे ठेकेदारों को काम पर लगा दिया है। मेरी कंपनी का नाम है आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी जी। जब से ये NH 74 का काम यहाँ शुरू हुआ तो शुरू के दिन से हम यहाँ पे थे। कौन सा काम करती है आपकी कंपनी क्या? हमारी कंपनी ने सर यहाँ पे जो ये कैंप आप देख रहे हो, ये जितना बनाया है, ये सारा कैंप हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था जी। इसके बाद हमने जो पूरा रोड का जो CNG होता है, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग, वो पूरा काम हमने किया। उसके बाद मिट्टी का काम यहाँ पे हमने किया। 2 साल तक RCC कंपनी का जब तक काम चला तब तक ये पूरा जो रोड मेंटेनेंस था, जो एग्जिस्टिंग रोड जो चल रहा है, उस रोड पे उसकी मेंटेनेंस का जो काम था वो पूरा हमने किया। कोटावादी जो रिवर है उसका जो कॉजवे था वो कॉजवे हमने बनाया। आपका पेमेंट कितना हुआ है? कितना हमें सर सिर्फ 15% पेमेंट दिया गया है और बाकी के लिए अब हमें बार बार जो प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप जो है सेटलमेंट करिए और 50 से 60% देकर आप यहाँ से भाग जाइए। अगर आप नहीं देते हो तो कोर्ट में जाइए। और हमारे पास जो है वकीलों की फौज खड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है DMI और क्या नाम है ये हंस जैन, सब मिले हुए हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें देना है तो 50-60% लीजिए, नहीं देना है तो आप जो है कोर्ट में जाइए। हमारे पास वकीलों की फौज है, हम पैसे दे रहे हैं वकीलों को। इसी बात अलीगढ़ में पुलिस और विधायक के बीच हुई झड़प के बाद आज सुल्तानपुर के विधायक देवमणि द्विवेदी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने DM और SP के साथ लंबी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो निजी काम से अलीगढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी विधायक राजकुमार सहयोगी से मुलाकात हुई है। सभी से बात करने के बाद मीडिया को बताएंगे कि अचानक अलीगढ़ पहुंचने की क्या वजह थी। बस्ती में कलवारी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर अंबेडकर नगर से गांजा लाकर बस्ती और गोंडा में इसकी सप्लाई करता था। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज एक राजेश सोनकर पुत्र मोहन सोनकर, ये उचवा मोहल्ला थाना पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं और आज इनको स्वाट टीम और थाना कलवारी की टीम ने पकड़ा है। पूछताछ में जो इनको देखा गया तो इनके पास में करीब 10 किलो जो गांजा है इनके पास से मिला है और इनके द्वारा ये गांजा अम्बेडकर नगर की तरफ चलाया जाना बताया जा रहा है। और इसमें पूछताछ की जा रही है इससे कि ये इनको कहाँ से प्राप्त होता था। पूर्व में भी ये व्यक्ति है जो कई बार NDPS में पहले भी जेल गया हुआ है। 2015 में, 17 और 18 में इनके खिलाफ नवाबगंज थाना गोंडा, मतलब नवाबगंज जनपद गोंडा में मुकदमे इनके यहाँ पे पंजीकृत हैं इसके विरुद्ध में। तो ये पूर्व में ये शातिर अपराधी रहा है और ये ऐसे ही बीच बीच में जाता था और इस तरीके से गांजा लाके और यहाँ पे जो छोटे जो दुकान वाले हैं उनको ये बेच देता था, यहाँ भी इसको कोई खरीदने आता था। हेमराज मीणा के नेतृत्व में स्वाट टीम और कलवारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बस्ती पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है और गांजे की कीमत जो है 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है। SP बस्ती हेमराज मीणा ने प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि जो गांजा तस्कर है वो अम्बेडकर नगर से गांजा लेकर आता था और बस्ती जिला और गोंडा जिला में सप्लाई करता था। बस्ती से प्राइम न्यूज़ के लिए विवेक गुप्ता। फिरोजाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी के मद्देनजर टूंडला तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी एकता सिंह की अध्यक्षता में पीठ कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में समाज के सभी वर्गों को बुलाया गया था, जहां पर उप जिलाधिकारी ने सभी से त्योहारों को घरों में मनाने की अपील की है और न ही बाजार में किसी तरह का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। का मेन मकसद ये है कि सब लोगों को कोरोना से बचाना।
के लिए जागरूक करना, आने वाले त्योहारों के बारे में लोगों को समझाना कि जो भी त्यौहार आप बनाओ घर पर ही बनाएं, सड़क पे रोड पे ना निकलें। आज यहाँ पे तहसील सभागार में CO टूडला हमारी प्रेजेंस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उसमें जो आगामी त्यौहार है, मुहर्रम का त्यौहार है आदि, लोगों को ये बताया गया कि किसी तरीके का जुलूस अलाउड नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से हम सब लोग जूझ रहे हैं। तो सभी की सेफ्टी के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए लोगों से ये अनुरोध किया गया कि किसी तरीके के जुलूस ना निकालें, ना ही उसमें भाग लें। अलीगढ़ के इगलास विधायक और पुलिस के बीच झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी का एक वीडियो वायरल बता दें कि सामने आया है, वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक राजकुमार सहयोगी पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद राजकुमार सहयोगी बयान देने से बचते हुए नजर आए। ये वीडियो अलीगढ़ मथुरा हाईवे के नजदीक का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजकुमार सहयोगी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिरोजाबाद में आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा को जिला प्रशासन पूरा कर रहा है। जिला कारागार में महिला बंदियों के नया सवेरा और प्रकाश स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन ने कुल 10 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई हैं, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस, पैंट और शर्ट महिला बंदी सिलाई कर रही हैं। दरअसल जिले में 2 लाख से ज्यादा ड्रेस तैयार होनी है, जिसके लिए महिला बंदियों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। मैं 3 साल से जिला कारागार फिरोजाबाद में नियुक्त चल रही हूँ और ये यहाँ पे प्रकाश महिला स्वयं सहायता समूह भी काम चल रहा है और यहाँ पे महिलाएं पैंट शर्ट भी सिलती हैं, स्कूल की ड्रेस सिली जा रही है। इससे हमें पैसा भी मिलता है और हमारा हाथ भी साफ हो रहे हैं, इससे हमें हुनर आ रहा है। इससे हम अपने बाहर जाकर भी हम ये काम कर सकते हैं और कभी भी अपने परिवार में कोई भी बात आ पड़ती है उससे हम मदद भी दे सकते हैं। फिरोजाबाद ज़िले में ये योजना सन 2019 से शुरू हुई थी और अभी तक यहाँ पर लगभग 2500 से ज़्यादा समूह बनाए गए हैं। इसी क्रम में जिला कारागार फिरोजाबाद में भी हमने 2 समूह का गठन किया है, जिसमें कि एक नया सवेरा महिला स्वयं सहायता समूह है और दूसरा प्रकाश महिला स्वयं सहायता समूह है। इस जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको समूह से जोड़ करके उनके बीच में छोटी छोटी बचत की आदतों को पैदा करना है, ताकि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इसके साथ साथ उनको आजीविका के कार्यों से जोड़ना, जिससे कि उनके अपने घर के जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का काम कर सकें। जेल में महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला बंदियों के 2 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था। उन दोनों समूहों को जिला प्रशासन की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 5-5 सिलाई मशीनें प्रदान की गई थीं। अब उन महिला बंदियों को NRLM योजना के अंतर्गत परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेसें सिलने का काम मिल गया है। कन्नौज में हुई मूसलाधार बारिश ने अलग अलग इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बारिश से एक मकान ढह गया है, लेकिन फिलहाल हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं कन्नौज के कोतवाली क्षेत्र शेखाना मोहल्ला में प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सारे मुख्य रास्तों पर और लोगों के घरों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते उनके घरों में पानी घुसा है। नगर पालिका है लापरवाही और क्या, ना नारा साफ होता है, नारा भी ना साफ हुई। उसके बाद में छोटा नारे के पहले जो है छोटा नारा बनवा दिया गया, होता ही पतला 6 फीट का, उसे 12 फीट का नारा कर दिया या रोड नारा पतला कर दिया, रोड बड़ी कर दी। रोड से थोड़ी ना पानी है और रोड ऊंचे कर दी गई, उसको लेवल में रखा जाए तो ये नुकसान किसी का ना हो। सबसे चैम्बर तोड़वा देना चाहिए, मतलब चैम्बर ऐसे रखना चाहिए साइड में थोड़ा, ये वाला भी इधर वाला भी पानी निकल जाए। बहुत सा उधर वाला पानी निकलता ही था, इधर का पानी नहीं निकलता।
भदोही से निषाद पार्टी के विधायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि विजय मिश्र ने जारी किया है ये वीडियो। अपने बयान में ये भी कहा है विधायक ने खुद को फंसाने का आरोप लगाया। जिला पंचायत चुनाव की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है, विजय मिश्र ने ये आरोप लगाते कहा है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा है कि पूर्वांचल के कई माफिया जिला पंचायत पर अपना कब्जा चाहते हैं, जिस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। विधायक विजय मिश्र ने जताई हत्या की आशंका। विजय मिश्र पर उनके रिश्तेदारों ने बता दी कि मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक की पत्नी और उनके बेटे पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। भदोही के, उत्तर प्रदेश के तथा हिंदुस्तान के देश प्रदेश के पूज्य जन, श्रेष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, मैं विजय मिश्रा विधायक ज्ञानपुर भदोही से 4 बार से विधायक हूँ और पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा सदस्य विधान परिषद मिर्जापुर सोनभद्र से हैं और उन्होंने अपने चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के माफिया विनीत उर्फ श्याम नारायण सिंह को चुनाव में हराया था 3 मार्च 2016 को। मेरा एकमात्र लड़का विशु मिश्रा है, उसे और पत्नी को मुझे एक फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है। श्री विशु मिश्रा की पत्नी को 8 माह का गर्भ है, जो कभी कभी गिर पड़ रही है और बेहोशी की हालत में है, जिसकी देख रेख करना हम लोगों को दिक्कत है। गोपीगंज भदोही की पुलिस फर्जी मुकदमे में डाल करके मेरे पूरे परिवार का जीना रहना खाना दूभर कर दिया है। अब आज फर्जी ढंग से, एक मनमाने ढंग से सीजीएम के यहाँ जा करके स्वयं पुलिस बोल करके 164 का कलमबंद बयान कराया है और जो पूर्वांचल के माफिया हैं। वहीं बुलंदशहर में हुई बारिश ने प्रशासन की दावों की पोल खोलकर रख दी है। जहां बारिश के पानी से पूरे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़क हो या नाला, सब बारिश में डूब गए हैं, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे होंगे भैया, यहाँ पर जब भी बारिश होती है आधा घंटे के अंदर अगर तेज बारिश हो जाती है तो यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है, 1 फीट तक पानी भर जाता है। मेरी गाड़ी तक डूबी पड़ी है, आप ये देख लीजिए। प्रशासन पता नहीं साफ सफाई करवाती नहीं है, या तो आप अगर हम कोई सामान लेने के घर से बाहर जाएं तो कैसे जाएं? आप पानी देख रहे हैं कितना डूबा हुआ है उस टाइम स्थिति। या तो आप मीडिया हैं या तो आप कुछ आपको प्रोवाइड कराइए या फिर प्रशासन कराए इस चीज़ के लिए, जिससे हमें यहाँ आने जाने में दिक्कत ना हो निकलने वास्ते। तो रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे का प्रकरण जिला जज न्यायालय रामपुर में लंबित चल रहा है, जिसके तहत नवाब रजा अली खां की पूरी संपत्ति का वैल्यूएशन कर उसका बंटवारा नवाब खानदान के 16 वारिसों में होना है। बता दें कि चल अचल संपत्ति में बहुत से ऐसे एंटीक बेशकीमती चीज़ें शामिल हैं, जिसमें सोना चांदी जड़ित हथियार पिछले दिनों निकाले गए थे और इसके अलावा नवाब का पैलेस ज़मीन जायदाद का वैल्यूएशन भी किया जा रहा है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अलमारी से निकले हुए बता दें कि हथियारों की वैल्यूएशन की गई है, जो लगभग 76,21,400 रुपये की बैठी है और इस वैल्यूएशन से नाखुश पूरे नवाब खानदान में असंतोष है। वही नवाब खानदान के वारिस नवाब काजिम अली खान ने वैल्यूएशन से नाखुश होकर कोर्ट में वैल्यूएशन के लिए पुनः अपील करने की बात कही है। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।